हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी टेट 2019 का जो पेपर 1 था उसके भाग फर्स्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड को। तो यहाँ पर देखिए 2019 का पेपर दिया गया है, प्रथम पाली का है और सीरीज़ कौन सी है? बी। तो चलिए देखते हैं इसके पहले पार्ट को। पार्ट 1 है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इसको हम जूम कर लेते हैं। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? एक शिक्षक है कक्षा में, एक उसका अगर कोई वो समस्यात्मक बालक पाता है तो क्या करना चाहिए? तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं। बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए? ये भी बिल्कुल गलत है। बच्चे को दंड देना चाहिए? ये भी गलत है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे को परामर्श देना चाहिए। सही विकल्प यहाँ पर डी वाला बनेगा, 4 नंबर। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं किससे संबंधित हैं? पहला ऑप्शन है छात्रों के मानसिक विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, या फिर शैक्षिक संस्थानों के विकास से, या फिर छात्रों के वृत्तिक विकास से। तो सही विकल्प यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 2 वाला सही है। छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? अब यहाँ 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिन्होंने अधिगम के सिद्धांत दिए हैं लेकिन एक लोगों ने नहीं दिया है। तो यहाँ देखिए थॉर्नडाइक जी ने अधिगम का सिद्धांत दिया है। उनके सिद्धांत का नाम क्या है? अधिगम का संबंधवाद का सिद्धांत। स्किनर जी ने भी दिया है जिसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। कोहलर जी ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है, लेकिन ब्लूम जी ने यहाँ पर कोई अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया है। तो सही विकल्प यहाँ पर 4 वाला बनेगा। ब्लूम जी ने जो है 1956 में शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है? मतलब शिक्षा में अवरोध होना ये किस चीज़ को दर्शाता है? किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, या फिर बालक का विद्यालय न जाना, या फिर बालक का विद्यालय में प्रवेश ना लेना, ये भी गलत है। और बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, ये भी यहाँ पर गलत है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला है। अवरोधन का मतलब होता है जब कोई बालक फेल हो जाता है या दोबारा उसी कक्षा में पढ़ता है तो फिर उसका मतलब होता है शिक्षा में अवरोधन। 5 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? पूर्व ज्ञान का परीक्षण किस कौशल में आता है? प्रदर्शन कौशल में, प्रस्तावना कौशल में, उद्दीपन परिवर्तन कौशल में, या समापन कौशल में? तो ये तो पता होगा आपका, ऑप्शन नंबर इसमें बी वाला सही, 2 वाला। प्रस्तावना कौशल में ही जो है पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? पुनर्बलन का सिद्धांत किसे कहते हैं? यहाँ पर देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, या फिर उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, या फिर सूझ का सिद्धांत। तो पुनर्बलन संबंधित है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया किसने था? स्किनर जी ने दिया था। अगला प्रश्न है 7 नंबर, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? कौन सी अवस्था कह रहा है? ब्रूनर के ब्रूनर जी ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है उसका अंग नहीं है। क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, या आंतप्रज्ञ अवस्था, या फिर संकेतात्मक अवस्था? और सही विकल्प यहाँ पर है आंतप्रज्ञ अवस्था, सी वाला है, 3rd वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। ये ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का अंग नहीं है। बाकी उन्होंने जो है संज्ञानात्मक विकास को 3 अवस्थाओं में बांटा है। पहला है क्रियात्मक अवस्था, दूसरा है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, और तीसरा संकेतात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। वे हैं, मतलब मॉरिसन ने जो बोध स्तर है उसके शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। वे कौन कौन से हैं? इनका सही क्रम पूछ रहा है। ये तो दिए गए हैं कि ये हैं, लेकिन इनका सही क्रम पूछ रहा है। देखिए कौन सा इसमें सही होगा।
सबसे पहले आता है खोज, ठीक है, पहले नंबर पर होता है खोज, तो ये पहला हो जाएगा। दूसरे नंबर पर इनका आता है प्रस्तुतिकरण, ठीक है, ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे आएगा इनका आत्मीकरण, ठीक है, ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा। और चौथे नंबर पे अवस्था, व्यवस्था या संगठन। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये पहला है, मतलब 2 1 करके ऑप्शन चेक करिए, नीचे देखिए, 2 1 4 3 5, यहाँ पर सही विकल्प बी वाला बनता है, इसका सही क्रम है। क्योंकि जो हेनरी सी, इनका पूरा नाम था हेनरी सी मॉरिसन जी ने, इन्होंने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में जो है 5 पदों का वर्णन किया है, जो यही 5 दिए गए हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? संज्ञानात्मक क्षेत्र से जो नहीं संबंधित है वो बताना है। पहला ज्ञान है, या फिर अनुप्रयोग, या अवमूल्यन, या बोध। तो यहाँ पर सही विकल्प है अनुमूल्यन, ठीक है। जो यहाँ पर ब्लूम जी ने संज्ञानात्मक क्षेत्रों के उद्देश्यों को बताया है वो 6 भागों में उन्होंने बताया। कौन कौन से हैं जो संज्ञानात्मक क्षेत्र से यहाँ पर नहीं पूछा था ना, तो जो हैं पहले वो सारे जान लेते हैं। यहाँ पर तो 3 दिए गए हैं, ये है, ये है, ये है। तो पहला देखिए क्या है, ज्ञान होता है, फिर अनुबोध होता है या अवबोध या अवबोध होता है दूसरा, फिर अनुप्रयोग तीसरा होता है, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन आता है। यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? अधिगम का वक्र नहीं है बताना है। उन्नतोदर, उत्तल जिसे बोलते हैं, मिश्रित, या नतोदर, या लंबवत। कौन सा अधिगम का वक्र? देखिए अधिगम जो सीखने की मात्रा, अधिगम का वक्र है क्या, पहली बात तो ये समझ लेते हैं। जो सीखने की मात्रा और जो समय के बीच का परस्पर संबंध होता है, जब उसे चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ना, तो उसी वक्र को, जो वक्र बनता है, उसे अधिगम का वक्र या उसे रेखा कहा जाता है। और ये कितने 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है अधिगम का वक्र जो नहीं है, तो 3 तो है इसमें, एक चौथा भी है, वो यहाँ नहीं दिया है भाई। 4 ऑप्शन देता है लेकिन एक गलत है ना यहाँ पर, तो वो हमें चूज करना है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो डी वाला, मतलब 4 नंबर लंबवत, ये अधिगम का वक्र नहीं बन सकता है। बाकी 4 वक्र बन सकते हैं, उनको हम बता देते हैं। एक देखिए, ये वक्र ऐसे बनता है, सीधे लाइन जाती है यहाँ ऐसे, मतलब ये इसको बोलते हैं सरल रेखीय वक्र, ठीक है। ये यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया, सरल रेखीय मतलब इधर अधिगम होता है, अधिगम की मात्रा कितनी बढ़ रही है, और इधर समय सीमा होती है, ठीक है। तो जो अभ्यास किया जाता है ना, तो यहाँ पर अधिगम की मात्रा और अभ्यास ये दोनों बराबर तरीके से चल रहे हैं, तो सरल रेखीय या सरल रेखीय वक्र इसे बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है यहाँ पर, उन्नतोदर, ठीक है। उन्नतोदर जिसे उत्तल बोलते हैं, तो वो देखिए कैसे बनता है। ये अधिगम की मात्रा या अभ्यास एक साइड में होता है, ये ऐसे जाता है, मतलब पहले तीव्र गति थी सीखने की, फिर थोड़ा कम पड़ जाती है, ठीक है। और एक कैसे होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है, ये एक ऐसे होता है, ठीक है। और चौथा कैसे होता है, जो मिश्रित होता है ना, वो होता है इस टाइप में, पहले बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, ऐसे जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर 11 नंबर है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा था? मतलब व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, यह कहा था गिलफोर्ड जी ने। तो यहाँ पर अधिगम की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं मनोवैज्ञानिकों ने, तो उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ क्रो और क्रो की जो परिभाषा दी गई है, वो इनकी परिभाषा है, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम कहलाता है इनके अनुसार। गिलफोर्ड की यहाँ पर दी ही गई है। वुडवर्थ की क्या है, नवीन ज्ञान को अर्जन करने की प्रक्रिया, मतलब ज्ञान को अर्जित करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। और स्किनर जी ने क्या कहा है, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया, मतलब जो व्यवहार है हमारा उसमें जो उत्तरोत्तर मतलब ऊपर के बढ़ने के अनुकूलन जो होता है, उसकी प्रक्रिया को ही अधिगम कहते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर, सूची ए तथा सूची बी को सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ब्रूनर हैं, ऑसुबेल हैं, ग्लेजर हैं और गार्डन हैं, ठीक है। और इधर क्या दिया है, सूची दी है। बुनियादी शिक्षण का प्रतिमान किसने दिया है, साइनेप्टिक्स शिक्षण का प्रतिमान किसने दिया है, अग्रिम संक्रमण का सिद्धांत प्रतिमान किसने दिया है, और
संप्रत्यय उपलब्धि का प्रतिमान किसने दिया है, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान किसने दिया है। तो यहाँ पर देखिए सही विकल्प जो होगा, पहले चेक कर लेते हैं ब्रूनर जी ने क्या दिया है यहाँ पर, जो चौथा है संप्रत्यय उपलब्ध शिक्षण प्रतिमान, ब्रूनर जी का 4 नंबर है। और यहाँ पर जो आशुबेल जी ने दिया है अधिग्र संग्रहण, क्या है, अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान, ये सही है यहाँ पर। तो यहाँ पर ए से 4 हो गया, बी से 3 हो गया। तो देखिए ऑप्शन पहले चेक कर लेते हैं, ए से 4 है, बी से 3 है और सी से कौन सा है, सी ग्लेजर जी ने क्या दिया था, देखिए ये पहला इन्होंने बुनियादी शिक्षण प्रतिमान दिया था, तो सी का पहला हो जाएगा यहाँ पर। तो करेक्ट विकल्प यहाँ पर ये 3 वाला है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग इज। तो देखिए क्या है, समस्या समाधान का प्रथम चरण, मतलब जब समस्या समाधान विधि आती है तो पहला चरण इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें हम समस्या को पहचानते हैं सही तरीके से, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बालकों का अधिगम जो है सर्वाधिक प्रभावशाली कब होगा, जब वे क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों का निष्क्रिय रखेगा, तो ये तो गलत है, निष्क्रिय रखने का कोई मतलब नहीं। बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक पक्षों का विकास होगा, तो ये तो सही है। यहाँ पर पढ़ने लिखने में गणितीय कुशलताओं पर बल देना होगा, ये गलत है। शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी, तो यहाँ भी ये गलत है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर 2 वाला बनता है। अगला प्रश्न है स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है। मतलब यहाँ पर कह रहा है स्मृति स्तर और बोध स्तर, ठीक है, इसके अलग अलग शिक्षण प्रतिमान दिए गए हैं, तो उनके प्रतिमानों में एक यहाँ पर उभयनिष्ठ होता है, तो वो कौन सा है, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही है, प्रस्तुतिकरण दोनों में आता है। 16 नंबर प्रश्न है मानव विकास का प्रारंभ होता है, जो मानव ह्यूमन डेवलपमेंट का जो स्टार्टिंग होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से या उत्तर बाल्यावस्था से। तो यहाँ पर करेक्ट विकल्प 3 वाला है, गर्भावस्था से। अगला प्रश्न है 17 नंबर द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, यहाँ पर पुस्तक के बारे में पूछा है, किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है R.M. गेने के द्वारा, सही विकल्प यहाँ पर 4 वाला बनेगा, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, ठीक है। अगला प्रश्न है 18 नंबर किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है। ये बहुत ही फेमस लाइन है यहाँ पर, इसे बहुत मतलब कई बार रिपीट होने के चांसेस रहते हैं यहाँ पर, तो ये लाइन आपको जरूर याद रखनी है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान या हमला या विरोध की अवस्था है। ये किसने कहा था, स्टैनली हॉल जी ने कहा था, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही बनता है। अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है। मतलब सूक्ष्म शिक्षण जो होता है भारतीय प्रतिमान के अकॉर्डिंग जो है कुल कितना समय लगता है, इसमें यहाँ पर कितना लगता है, 36 मिनट लगता है, सही विकल्प सी वाला हो गया 3 नंबर। अगला प्रश्न है सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो एक स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। मतलब पठार के बारे में बताया जा रहा है, जब सीखने की उन्नति रुक जाती है उस वक्त की बात कर रहा है। ये कथन किसका है, यहाँ पर कथन पूछ रहा है, तो ये कथन है रॉस जी का, सही विकल्प यहाँ पर 4 नंबर बनेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर फिर देखिए सुमेलित करने के लिए आया है, स्तंभ ए स्तंभ बी को सुमेलित करना है, स्तंभ ए स्तंभ बी दिया गया है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर एनिमल इंटेलिजेंस पुनर्बलन की अनुसूची मतलब किससे संबंधित हैं। तो यहाँ पर देखिए पुनर्बलन किससे संबंधित है, ये तो स्किनर जी से संबंधित है ना, तो यहाँ पर देखिए ये किससे हो जाएगा, पुनर्बलन स्किनर जी से है, ये 4 से मैच करेगा। अब यहाँ अनुकूलन पियाजे जी से संबंधित है, मतलब डी का 2 हो गया और बी का 4, तो पहले देख लीजिए बी का 4 सब में दिया गया है ना, और डी का 2 नंबर इसमें और इसमें, मतलब इसमें भी दिया इसमें भी दिया है। अब आगे देख लेते हैं एनिमल इंटेलिजेंस और सारगर्भिता का नियम। तो जो एनिमल इंटेलिजेंस है ये संबंधित है थॉर्नडाइक जी से। अब बचा कौन सा, सारगर्भिता, ये गेस्टाल्टवाद हो गया।
तो यहाँ पर सही विकल्प मैच कर लेते हैं। ए का 3 वाला हो जाएगा, तो करेक्ट विकल्प कौन सा हो गया? ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब 1 वाला। अगला प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? मतलब विकास कभी ना समाप्त होने वाली, तो इससे क्लियर हो रहा है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। निरंतरता का सिद्धांत, या एकीकरण का सिद्धांत, या फिर अंतःक्रिया का सिद्धांत, या फिर अंतः संबंध का सिद्धांत। तो सही विकल्प यहाँ पर होगा निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 1 वाला। अगला प्रश्न है 23, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? मतलब कौन सा अमेंडमेंट हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके द्वारा शिक्षा क्या बन गई? एक मौलिक अधिकार बन गई। तो सही विकल्प यहाँ पर देखिए 3 वाला है, 86वां संशोधन के द्वारा जो है हमारी शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। और इसका हुआ कब था? सन 2002 में हुआ था। और इसे किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? बाद में 21A बनाया गया, उसमें जोड़ा गया शिक्षा के अधिकार को, जिसमें ये मौलिक अधिकार बन गया। और इसके अनुसार क्या, राज्य को 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी, ये ऐसा उसमें लिखा है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। जो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत थे, इसके प्रतिपादक कौन थे? यहाँ पर पूछा, ऑप्शन नंबर है विलियम जेम्स, या फिर अब्राहम मैस्लो, या मैकडूगल, या फिर सिम्पसन। सही विकल्प यहाँ पर 3 वाला बनेगा, मैकडूगल जी ने दिया था मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। इसका प्रतिपादन इन्होंने सन 1908 में किया था। और इसके अनुसार उन्होंने बताया कि मानव मस्तिष्क में कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं, जिसे मूल प्रवृत्तियां कहा जाता है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने, यहाँ पर देखिए इन मनोवैज्ञानिकों ने क्या बताया, किस विकास की कौन सी अवस्था है जो संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। संवेगात्मक विकास की पूछ रहा है अनोखा काल, तो उसके लिए अनोखा काल इन्होंने बताया है बाल्यावस्था को। अगला प्रश्न है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा, या जिसे बहुबुद्धि कहते हैं, बहुबुद्धि का सिद्धांत या बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया था? तो यहाँ पर सही विकल्प है गार्डनर जी ने दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत। कब दिया था? सन 1883 में दिया था। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियां बताई हैं कि मनुष्य में 8 प्रकार की बुद्धि होती है। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया से यह करने में कठिनाई होती है। जो डिसलेक्सिया है पता होना चाहिए आपको किससे संबंधित है, तो ये पठन विकार होता है ना, तो उससे पता ही चल गया होगा कौन सी कठिनाई होती है, बोलने में, व्यक्त करने में, खड़े रहने में, या फिर पढ़ने या वर्तनी में। तो सही विकल्प यहाँ पर सी वाला या 3 वाला बनेगा, पढ़ने या वर्तनी में डिसलेक्सिया में ये कठिनाई होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है, पूछ रहा है। मतलब 3 ऐसे यहाँ पर कथन दिए गए हैं जो शिक्षक की भूमिका को बताते हैं, एक ऐसा नहीं है। तो शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, तो यहाँ पर ये सही है, अतिरिक्त समय थोड़ा देना चाहिए जो सीखने में अक्षम बच्चे हैं। या फिर दूसरा है, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो ये तो ध्यान देना ही चाहिए, तो यहाँ पर यही नहीं विशेषता है। मतलब आगे चेक कर लेते हैं, बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, ये भी सही है, ये भी यहाँ पर इसकी विशेषता है जो भूमिका है शिक्षक की। लास्ट है, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी शिक्षक को करना चाहिए। तो सही विकल्प यहाँ पर बात करेंगे तो हम ऑप्शन नंबर 2 वाले जाएंगे, 2 वाले के साथ बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? अनुमति नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल गलत। प्रेरित करना चाहिए या हतोत्साहित करना चाहिए, भी गलत है। रोक देना चाहिए, ये भी गलत। सही विकल्प यहाँ पर 2 वाला बनेगा, प्रेरित करना चाहिए एक शिक्षक को छात्रों से प्रश्न पूछने के लिए। अगला प्रश्न है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः किससे संबंधित है? नैतिक विकास से, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, या फिर भावात्मक विकास से? तो वृद्धि की बात आती है जहाँ पर, तो ये तो किससे होगा? ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक विकास से संबंधित है। तो यहाँ पर बाल विकास और शिक्षण विधि जो पार्ट है इसका खत्म होता है। आगे के पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।